हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। चलिए आज हम देखते हैं, हम इस समय संधि पढ़ रहे हैं हिंदी में। संधि के हमने 2 वीडियो पढ़ लिए हैं और लगभग डिटेल में पूरा पढ़ा है कि आपको एक एक चीज़ें वहाँ से बताई गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको कराए गए हैं कि वहाँ से आपके अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कहीं गलत ना हो। एकदम बेसिक से आपको नियम भी बताए गए हैं सारे। तो अगर आप देखेंगे पुरानी वीडियो जाके तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ पुरानी वीडियो जाके आप देख लीजिए और बेसिक से एकदम हिंदी तैयार करिए, क्योंकि हिंदी में हम आपको 30 में 30 का वादा कर रहे हैं दिलाने का। अगर आप लगे रहेंगे चैनल पे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो 30 में 30 का वादा है आपका, 30 में 30 नंबर दिलाने का। ओके, और हम बेसिक से एकदम चैप्टर वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। और जो हिंदी की क्लास है आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए आप कहीं भी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी की क्लास यहाँ से ले सकते हैं। खासकर हमने केवीएस के पैटर्न पे तैयार किया है इस क्लास को। तो बाकी चलते हैं। बाकी देखिए, संधि है तो संधि सारे एग्जामों में एक ही है, कोई अलग से संधि नहीं है कि वीडियो की अलग संधि है, यूपी टेट की अलग है, सी टेट की अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, सेम हमारा सुपर टेट और यूपी टेट का भी सिलेबस है। तो चलिए हम देखते हैं हमने कल क्या पढ़ लिया था। देखिए, हमने स्वर संधि में चारों संधियाँ पढ़ ली थी। स्वर संधि के अंतर्गत हमने चारों संधियाँ पढ़ ली थी। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये संधियाँ हमने पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे अयादी संधि को और उसके साथ ही व्यंजन संधि को भी खत्म करेंगे। ओके, तो आज हम अयादी संधि देखेंगे, इसके साथ साथ हम व्यंजन संधि को खत्म करेंगे। इन सभी संधियों को हमने पूरे डिटेल में पढ़ लिया है पिछली वीडियो में, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और आपको एकदम, अगर आप देख रहे हैं वीडियो हमारी, तो अच्छे से आपको एकदम ऐप वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ से पता है यहाँ पे जो चीज़ें हैं अच्छे से बताई गई हैं, बेसिक से तैयार करके बताई गई है। और जो भी आपके उदाहरण दिए गए हैं वो आप कहीं ना कहीं एग्जामों में पा सकते हैं, उससे यहाँ आने की संभावना है। इतने इंपॉर्टेंट उदाहरण भी आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सीधे अयादी संधि को। ओके, तो देखते हैं अयादी संधि की पहचान क्या है, फार्मूले क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं, तो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो बात करते हैं अयादी संधि का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए, अगर ए या ए, यहाँ पे लिख देते हैं ए या ए, ओके, तथा ओ या ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है। ओके, के बाद कोई अन्य स्वर आता है, ध्यान दीजिएगा, अन्य स्वर आता है तो क्या होता है, अगर ए या ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो हम ए की जगह क्या हो जाता है, अय हो जाता है, अय की जगह हो जाता है आय, ओके, और ओ की जगह हो जाता है औ, और औ की जगह हो जाता है आओ। ये सभी जब हम उच्चारण करेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे इस संधि के अंतर्गत जैसे आता है पवन, ओके, पवन आता है तो पवन में आ और वा आया, पवन में पा प्लस आ आया, ओके, और वा, तो आ और वा औ होगा। तो यानी कि इसमें उच्चारण ऐसा निकलता है कि अगर हम ए का मेल किसी अन्य स्वर से करते हैं तो ए आता है आय, और अय का किसी अन्य स्वर से मेल करते हैं तो आय आता है, ओ का करते हैं तो औ, और औ का करते हैं तो आओ। तो सीधे सीधे हम इसको एक लाइन में समझते हैं। तो एक लाइन में आप देखिए, इन सभी के चक्कर में मत पड़िए। देखिए, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, आप देख लीजिए। अब सीधे हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पे ये आपने नोट कर लिया है तो सही है, कोई गलत नहीं है। चलिए जैसे देखते हैं, अगर ए के बाद कोई अन्य स्वर आया है, अब हम एक एक लाइन आपको कंफर्म कर देते हैं। ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा, ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा, या ए के बाद आएगा, ए प्लस कोई अन्य स्वर आएगा, सभी चीज़ों को कंफर्म करते हैं हम। ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, या औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, तो क्या होगा देखते हैं। अगर ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो हो जाता है आय, उच्चारण क्या निकलता है, अय का। अगर अय के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उच्चारण निकलता है आय का। ये सारी चीज़ें उदाहरण से स्पष्ट होंगी। और ओ का किसी अन्य स्वर से अगर हम मेल करते हैं तो औ आता है, और अगर औ का करते हैं तो आओ आता है। तो ये तो हमारा हो गया। इस पे हमारी पूरी संधि, अयादी संधि डिपेंड करेगी। इस पे हमारी पूरी अयादी संधि डिपेंड करेगी, ओके, इस पे। अब हम देखते हैं ट्रिक क्या कहती है आपकी, जो 98% वाली ट्रिक है उसको भी देख लीजिए।
तो इसमें हमने क्या कहा कि अगर इसमें हमने कहा है कि शब्द के बीच में अगर या और वा आता है, क्या कहा है, शब्द के बीच में या वा आ जाए तो हम क्या मान लेते हैं कि वो अयादी संधि है, जहाँ की हम उदाहरण के आगे के उदाहरणों में देखेंगे ज़्यादातर हमारा या और वा आ जाता है, यहीं से हम अयादी संधि की पहचान कर लेते हैं। अभी सारी संधियों को हम पढ़ाने के बाद आपको पहचान भी एक बता देंगे, तो याद रखिएगा। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा, शब्द के बीच में या और वा आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये अयादी संधि है। तो अयादी संधि के बारे में आपने जान लिया। अब हम इसके उदाहरणों को जानते हैं। उदाहरण को जल्दी से देख के फिर हम व्यंजन संधि को देखते हैं। चलिए हम एक बार और बता देते हैं कि अगर अयादी संधि में ए अय या ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए की जगह अय की जगह आए, ओ की जगह औ और औ की जगह आओ शब्द का उच्चारण ऐसे आता है। इसी पे हमारी पूरी अयादी संधि बनती है। तो ये चीज़ें नोट करिएगा अच्छे से। अब हम देखते हैं उदाहरणों को, फिर उसके बाद हम व्यंजन संधि देखेंगे। देखिए, अब हम आते हैं उदाहरणों पे। उदाहरण से आने से पहले एक चीज़ और समझिए। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया है कि इससे मिलके ये रूप तो ले लेता है, लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से अगर यहाँ पे आ रहता है तो सेम ऐसे रहेगा, अगर ई रहता है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ऊ रहेगा तो ऊ की मात्रा के हिसाब से ये या बदलेगा, यानी कि या और वा किसके, इस मात्रा के हिसाब से बदलेगा। अगर आ रहेगा तो देखिए सेम ऐसे आएगा, लेकिन मात्राएं आएंगी तो इसी में परिवर्तन हो जाएगा, इसी पे मात्राएं चढ़ जाएंगी। तो उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करेंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। पहला क्या है कि आ और ए और आ मिलकर क्या बनाते हैं, अय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए और आ मिलकर बनाएंगे अय बनाएंगे। जैसे शे लिखा है, शे में ए की मात्रा आएगा और ए, तो प्लस के जस्ट पहले का हम मात्रा लेंगे और प्लस के जस्ट बाद का लेंगे। तो देखिए यहाँ पर शे प्लस अन, यानी कि शा में ए आएगा और प्लस आएगा, यानी कि मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, अय बन जाएगा। ओके, अय बन जाएगा। तो हम सीधे सीधे उदाहरणों पे आते हैं और समझाते हुए आपको करते जाते हैं। चलिए, लिखा शे प्लस अन क्या हो जाएगा, शयन। अब देखिए अन का उच्चारण यहाँ से आ रहा है शय अय आ रहा है, अन का उच्चारण यहाँ से। तो यही चीजें। फिर ने प्लस अन यानी कि नयन। तो एक एक चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये सभी उदाहरण पूछे जाते हैं। शे प्लस अन शयन, अय आया, ने प्लस अन नयन, अय आया नहीं आया यहाँ से, ने ना और या अय आया नहीं, नए अय आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये उदाहरण हमारे निकल के आएंगे उच्चारण ऐसे। तो नयन हो गया। फिर हम देखते हैं अय और आ की मात्रा अगर मिलेगी तो आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय और बड़ा आ की मात्रा मिलेगी, सॉरी अय और आ, बड़ा आ नहीं है, अय और आ मिलेगा तो आय हो जाएगा। तो जैसे गए प्लस अक। देखिए यहाँ अगर लघु मात्रा है, यानी कि छोटी मात्रा है तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। अगर यहाँ पे बड़ी मात्रा है तो बड़ा की मात्रा लगेगी। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं गए प्लस अक। ओके, अय और आ मिलकर आय बनाएंगे तो गए प्लस अक यानी कि गायक। तो अय की मात्रा थी तो हमने यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा लगा दी है, तो गए प्लस अक गायक हो गया। नए प्लस अक क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। शय प्लस अक हो जाएगा शायक। ये सारे उदाहरण आपके इंपॉर्टेंट हैं। और विनय प्लस अक यानी कि विनायक। तो अगर बड़ी मात्रा लगी है तो इधर भी बड़ा आ हो जाएगा, अगर बड़ी की मात्रा नहीं लगी है तो बड़ा आ इधर नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने छोटी मात्रा ली थी तो यहाँ कोई मात्रा नहीं लगी, हमने यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा सारी ली थी तो इसलिए हमारी बड़ी मात्रा लग गई। तो गए प्लस अक गायक, नए प्लस अक नायक, शय प्लस अक शायक और विनय प्लस अक विनायक। फिर आते हैं यहाँ पर देखते हैं अय और ई मिलकर क्या बनाएंगी, आई बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दीर्घ मात्रा है अय की तो इसीलिए यहाँ पर आ हो गया है। तो नए प्लस इका यानी कि नायिका क्या हो जाएगा, नए प्लस इका यानी कि नायिका। गए प्लस इका गायिका। ये सारे उदाहरण आपके पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। अगर ओ और आ मिलेगा तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा। अगर औ और आ मिलेगा तो आओ बनाएगा। देखिए हमने यहाँ पर जैसे कि लिखा है सामने सामने। ओके, ओ और आ मिलेगा औ बनाएगा क्योंकि छोटी मात्रा है इसलिए, और औ और आ मिलेगा तो आओ बनाएगा, बड़ी मात्रा है। चलिए धीरे धीरे आते हैं। पो प्लस अन यानी कि पवन। अब देखिए इसको पावन मत करेगा, अभी यहाँ पे हम कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करेंगे। अभी उसको भी बता के फिर कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। फिर भो प्लस अन यानी कि भवन हो जाएगा आपका, और श्रो प्लस अन यानी कि श्रवण हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं ओ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, अभी बनाते हैं। जैसे पो प्लस इत्र यानी कि पवित्र, और गो प्लस इनी तो ये बनेगा हमारा गविनी। तो ये आपका कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। गाविनी बनेगा। क्या बनेगा, गाविनी। ओके,
गविनी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ई की मात्रा लगी और यहाँ पे ये वाली मात्रा जो है बड़ी हो गई है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गो प्लस इनी गविनी। ओके, तो इन्हीं इस मात्रा में यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। फिर आगे हम देखते हैं ओ प्लस ई क्या बना, अवी बना, तो गो प्लस ईश यानी कि गोवीश। ओके, जैसी मात्रा वैसा यहाँ पर परिवर्तन। तो अ और आ मिलकर के बनता है आओ बनाता है। अब ये देखिए पौ प्लस अन, यहाँ हमने पो प्लस अन किया था पवन, और यहाँ पौ प्लस अन क्या होगा पावन। तो क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा है इसलिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा लग गई है, और पौ प्लस अक यानी कि पावक। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं संधि आपका जैसे मान लीजिए पावन का पूछ लिया तो आप पो प्लस अन लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए हम दोनों यहाँ पर आप ये मिला लीजिए। फिर देखते हैं अ प्लस ई यानी कि आवी, तो इससे क्या होता है नौ प्लस इक यानी कि नाविक हो गया, नाविक हो गया। और भव प्लस इनी यानी कि भाविनी, यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि छोटी ई की मात्रा यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा बन गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार। भव प्लस इनी यानी कि भाविनी। फिर अ प्लस उ मिलकर आऊ बनाता है, यानी कि उ के हिसाब से वा में परिवर्तन हो गया, वा में मात्रा लग गई उ की, तो भव प्लस उक यानी कि भावुक। तो ये सारे उदाहरण हमने किसके देख लिए, अयादी संधि के। अब इससे अलग उदाहरण आपके कोई नहीं है। ओके, अब पूरा का पूरा आपका इसी पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जैसे ई आएगा वैसे आप परिवर्तन करेंगे, उदाहरण के हिसाब से आप समझ गए होंगे। उ आएगा तो उ के हिसाब से परिवर्तन कर देंगे, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ कहा था शब्द के बीच या और वाह आता है, तो सब में आपका यही आया है, या और वाह ही आया है सारे शब्दों के बीच में। तो ये आपका हो गया अयादी संधि। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि को। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम व्यंजन संधि को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेरी होगी, जो भी नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं व्यंजन संधि को। पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है, तो इसको आप समझेंगे, उसके बाद हम कुछ चीज़ों को समझने के बाद सीधे नियम पे आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है कि जब किसी व्यंजन का मेल क्या हो जाता है, जब किसी व्यंजन का मेल, उदाहरण हम परिभाषा हम बोल दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो जाता है, जब किसी स्वर या व्यंजन से हो जाता है, तो व्यंजन में जो परिवर्तन आता है, इन व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए हम लिख ही देते हैं परिभाषा एक बार आपको। जब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, तो व्यंजन में जो परिवर्तन आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, चाहे इसको परिभाषा, नहीं तो ऐसे ही याद रखिएगा, परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाती है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये हो गई आपकी परिभाषा, सीधी सीधी परिभाषा हो गई। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जब कोई व्यंजन है तो उसका मेल जब किसी स्वर या व्यंजन से होता है, तो जो भी विकार होता है, जो भी परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि हमने ये चीज़ें यहाँ लिखी क्यों हैं। ओके, ये चीज़ें हमने, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है आपके, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो इनको एक बात याद रखिएगा। पहले क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये स्पर्श व्यंजन का क्या है, ये प्रथम वर्ण है। ओके, ये प्रथम है, और ये क्या है, सेकंड है, ये थर्ड है। इन सभी का यूज अभी होगा आगे, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। ये थर्ड वर्ण है, और ये फोर्थ वर्ण है, और ये फिफ्थ वर्ण है। ओके, ये फिफ्थ वर्ण को हम और क्या कहते हैं, किस नाम से कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो ये पंच वर्ण होता है, इन पंच वर्णों को हम बोलते हैं अनुनासिक। तो ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वर्णमाला नहीं आती है तो प्लीज़ जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, अनुनासिक व्यंजन या वर्ण लिख देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए हमने यहाँ पर ये लिखा स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25,
और इन्हीं व्यंजनों को हमने लिखा है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म। और ये सारी चीज़ें अभी हमारे उदाहरण में इनका प्रयोग होगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है आपको समझाने के लिए। ओके, तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा है। क च ट त प ये पहला वर्ण है और ये सारे वर्ण आप देख सकते हैं हमने नंबरिंग भी कर दी है। अब हम आते हैं सीधे उदाहरणों पे, हम देखेंगे कि कौन सा उदाहरण, इसके नियम भी लगभग 13 नियम हैं। 13 नियमों को हम पढ़ेंगे अपने समय के हिसाब से, अगर सारे आज हो पाएंगे तो हो पाएंगे, नहीं तो बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो आप इसको जरूर देखिए, इसको हम पूरे क्लास में नहीं मिटाएंगे, इसी के आधार पर हमारे जो भी नियम बनते रहेंगे उसके हिसाब से हम आपको समझाएंगे। चलिए अब हम अपने सीधे नियम पे, हमने परिभाषा इसकी समझ ली है, अब नियम पे आते हैं, नियम और उदाहरणों को देखेंगे, उसके बाद हम कुछ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नियमों को। तो नियम नंबर 1 क्या है, पहला क्या है कि दिया है कि स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण, तो हमने क्या कहा है, स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण क्या है, का च ट त प, यानी कि स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण क्या है, का च ट त प। ओके, क्या है, का च ट त प है। तो इनका क्या है दिया है, हम सीधे देखते हैं। देखिए क्या दिया है कि स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण यानी कि का चा टा ता पा अगर किससे मिल रहा है, तीसरे या चौथे वर्ण से मिल रहा है, तीसरे या चौथे से, तीसरा या चौथे नहीं, गा उढ़ा या जा या झा, टा या ढा, ढा या डा या ढा, दा धा या बाभा, किसी से भी मिल रहा है, तीसरे या चौथे से मिल रहा है, या अंतस्थ से मिल रहा है। अंतस्थ कौन कौन से हैं, या रा ला वा। ओके, चलिए फिर से एक बार नियम को और देखते हैं कि अगर स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण यानी कि का चा टा ता पा अगर आप किसी भी तीसरे या चौथे वर्ण से, जो से कि हमने बताया तीसरे या चौथे लाइन से किसी से भी मिल रहा है, या अंतस्थ व्यंजन से मिल रहा है यानी कि या रा लावा से मिल रहा है, तो पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या है इसका नियम क्या है, तो जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। पहले वर्ण की बात करें, इनका का किस में परिवर्तित हो जाएगा, गा में, चा परिवर्तित हो जाएगा जा में, टा परिवर्तित हो जाएगा टा ठा डा डा में, ता परिवर्तित हो जाएगा दा में, और पा परिवर्तित हो जाएगा पापा बा में। तो यानी कि ये जो है अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे अगर इनके बाद ये सारे वर्ण आ रहे हैं। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाता है तो पहला वर्ण जो है यानी कि ये वाला पहला वर्ण है अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, का गा में, चा जा में। तो देखिए अभी उदाहरण से हम स्पष्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, वाक प्लस जाल, क्या लिखा है, वाक प्लस जाल। तो ये का परिवर्तन किस में होगा, अपने तीसरे वर्ण में होगा, और मिला किससे है, जाल से, तीसरे या चौथे से। देखिए तीसरा है ये वर्ण, जा से मिला है, पहला वर्ण क्या है, का है, और किससे मिला है, तीसरे वर्ण से मिला है। तो पहले वर्ण का परिवर्तन किस में होगा, अपने ही तीसरे में। तो तीसरा इसका का क्या है, गा है, तो यहाँ हो जाएगा वाग जाल। क्या हो जाएगा, वाग जाल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार और देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको आसान लग रहा होगा। तो वाग प्लस जाल यानी कि का किस में परिवर्तित हो गया, अपने ही वर्ण के तीसरे में, तो गा हो गया वाग जाल। अब देखिए सत प्लस आचार, तो ता का तीसरा वर्ण क्या है, ता का है दा, ता अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा तो किस में हो जाएगा, दा में हो जाएगा। तो सत प्लस आचार तो यानी कि सदाचार। तो ता किस में परिवर्तित हो गया, ता परिवर्तित हो गया दा में, और दा के आगे बड़ा आ था तो इसलिए सदा हो गया और चार हो गया, ये हो गया सदाचार। फिर आगे बात करते हैं दिक प्लस अंबर। जैसा कि हमने बताया का किस में परिवर्तित होगा, गा में, तो दिक प्लस अंबर, दी लिखा हमने और का को हमने गा लिखा और छोटा आ था तो मात्रा हो गई और अंबर, दिगंबर हो गया। ओके, फिर देखते हैं ऋक वेद, ऋक प्लस वेद, तो हमने री लिखा, का की जगह गा लिखेंगे क्योंकि का परिवर्तन गा में होगा, और वेद। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया, यहाँ पे आधा लिख दिया। तो देखिए ऋक, यहाँ पर देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन ही था तो इसलिए यहाँ पर आधा रह गया, और यहाँ पर जो था व्यंजन के बाद स्वर हो गया था इसलिए पूरा हो गया। तो हम बात करते हैं, जैसे ये का लिखा है तो का ये हो गया स्वर रहित, और ये हो गया अगर आ जुड़ा तो ये का हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो अगर व्यंजन के साथ मिलकर वो व्यंजन पूरा हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पूरा किया। जैसे वाक प्लस ईश्वरी, अब देखिए का है, ये व्यंजन है और ये किसी स्वर में मिलेगा तो इसी में मिल जाएगा, इसी की मात्रा में। तो वाक प्लस ईश्वरी यानी कि वागीश्वरी, का परिवर्तित होगा गा में और ई की मात्रा लगाएंगे स्वरी, वागीश्वरी। आई होप आपको ये नियम समझ में आ गया होगा कि पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है, यानी पहले वर्ण का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा, किस किस के मिलने से होगा, तो ये चीज़ें आप जान लिए। फिर आगे हम देखते हैं अगला क्या है, नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 में क्या है, का चा टा ता पा हमने अलग अलग लिख दिया है, यानी कि स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण। हमने क्या लिखा है कि स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण है, तो ये अगर ना या मा से मिलता है, ओके, स्पर्श व्यंजन का अगर पहला वर्ण जो है ना या मा से मिलता है तो जो प्रथम अक्षर है
जो पहला अक्षर है ये का चा टा ता पा है, ये अपने ही ओके अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का यानी कि उसी के वर्ग का 5वें अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। किसका परिवर्तन हो जाएगा 5वें अक्षर में? इन्हीं का चा टा ता पा, यानी का 5वां क्या है? अंगा है, चा का क्या है? या है। तो ऐसे ही, तो जैसे हम उदाहरण के हिसाब से सीधे सीधे देखते हैं कि एक को लिखा है वाक प्लस मैं, तो हमने वा की जगह वा लिख दिया, और का परिवर्तन किस में होगा? अंगा में, अंगा में होगा, तो यहाँ पर अंगा कर देंगे तो वांगमय हो जाएगा ये। ओके, क्या हो जाएगा? वांगमय। यहाँ पर अगर स्वर होता तो स्वर में मिलकर ये पूरा हो जाता। फिर देखते हैं उत प्लस में, ता का क्या होगा? 5वां वर्ण, ता का 5वां वर्ण होता है ना, ना होता है। देखिए आप वहाँ पे देख लीजिए, ता का 5वां वर्ण क्या होगा? ना होगा। तो उत प्लस में तो उ लिखेंगे, और ता किस में परिवर्तित होगा? आधे ना में परिवर्तित होगा, और माँ और या तो हो जाएगा उनमें। ओके, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं सट प्लस मास, टा किस में परिवर्तित होगा? टा परिवर्तित होगा अड़ा में, तो आधा टा है तो हमने सा लिखा, टा के स्थान पे हमने अड़ा लिखा, और माँ मास। अगर कोई स्वर होता तो ये पूरा हो जाता, तो स्वर यहाँ पे था नहीं, व्यंजन था, तो इसलिए आधा ये सट प्लस मास यानी कि सन्मास। आयो समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देखते हैं अच प्लस नाश, तो हमने आ लिखा, और चा का परिवर्तन, चा का 5वां वर्ण क्या है? चा छा जा झा इया, इया है। चा का 5वां वर्ण क्या है? इया है, आप देख सकते हैं वहाँ, तो हमने इया लिखा यहाँ पे, आधा इया और नाश, अन्नाश। ओके, तो ये हो गया। फिर अप प्लस मैं, तो हमने आ लिखा, और पा का 5वां वर्ण क्या होता है? पापा वह माँ होता है, तो आधा माँ लिखेंगे, और माँ और या अम्मय। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था हमारा? फिर से एक बार देखते हैं कि अगर अस्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण यानी कि का चा टा ता पा, इसका अगर ना या माँ से मेल होता है तो ये जो है अपने ही वर्ण के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हमने आपकी ये टेबल बताई है कि यहाँ से आपको दिक्कत ना हो। तो का किस में परिवर्तित होगा? अंगा में, चा परिवर्तित होगा इया में, टा परिवर्तित होगा अड़ा में, और ता परिवर्तित होगा ना में, और पा परिवर्तित होगा माँ में। तो ऐसी चीज़ें हैं। और पहले नियम में हमने जाना था कि अपना पहला वर्ण जो है तीसरे में परिवर्तित होगा, तो का परिवर्तित होता है गा में, चा होगा जा में, टा होगा डा में, ता होगा दा में, और पा होगा बा में। तो इसीलिए ये टेबल आपकी बनी हुई है। आई होप आपको इन दोनों नियम समझ में आए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नियम नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं अगले नियमों पे बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे के नियम को। आगे क्या नियम नंबर हमारा 3 क्या है कि अगर किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर जाते हैं 4 होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं उन्हें भी हम लिख देते हैं। आ, ई, उ और री। अगर आपको वर्णमाला नहीं आती है तो प्लीज़ यूपी टेट सी टेट की प्लेलिस्ट में वर्णमाला पूरा हमने डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं आपके? आ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। ओके, ये 4 होते हैं, इनको भी हमने यहाँ बता दिया है। बाकी बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर में क्या आ जाते हैं आपके? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, सारे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आ, ई, उ, औ, ओ, आओ, ए, आए, ये सारे आते हैं। सीक्वेंस में हमने लिखा ए आए ओ आओ लिखना चाहिए, लेकिन हमने ओ आओ और ए आए बाद में लिख दिया है। तो ये सारे आ जाते हैं, मतलब 2 2 4 2 6 1 7। ओके, हमने ये 7 लिखे, तो ये देख लीजिएगा। आ, ई, उ, छोटा ऊ हटा दीजिए, हाँ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, तो ये सारे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने ओ आओ पहले लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस इतना आपको पहचान के लिए हमने लिखा है कि अगर किसी ह्रस्व स्वर ये है आपके, अगर दीर्घ स्वर ये है, इसके बाद अगर छा आता है तो यहाँ पर ये चा जुड़ जाता है। ओके, चा जुड़ जाता है। हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। हमने क्या लिखा है? परी प्लस छेद। देखिए परी प्लस छेद, तो परी का हमने परी लिख दिया, यहाँ पर परी की जगह परी लिख देंगे, और यहाँ पर छोटी ई आया है यानी कि ह्रस्व स्वर आया है, तो यहाँ पर क्या कहा है? और उसके बाद देखिए छा भी आया है, छा आया है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर केवल चा ऐड कर देंगे, और छेद ऐसे परिच्छेद लिख देंगे। बस हमें ऐड क्या करना है? आधा चा ऐड करना है छा से पहले। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया, तो लक्ष्मी हमने लिखा, लक्ष्मी में दीर्घ स्वर आया और छाया था, तो आधा चा लगा देंगे और छाया लिख देंगे ऐसे, लक्ष्मी छाया, और कुछ नहीं करना है। आ छादन, तो आ लिखा हमने, और ये छादन था, छादन लिख देंगे, और छाद से पहले हम क्या लगा देंगे? चा लगा देंगे, आच्छादन। बस सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको। परी प्लस छेद परिच्छेद, लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया, आ प्लस छादन आच्छादन, और वी प्लस छेद। ओके, तो हम वी लिखेंगे और छा से पहले चा लगाएंगे और छेद का छेद लिखने, बाकी कोई परिवर्तन आपका नहीं हो रहा है। अनु प्लस छेद, तो अनु लिखेंगे,
और छ से पहले चा लगा देंगे, अनुच्छेद हो जाएगा आपका ये। फिर स्व प्लस छंद, स्व लिखेंगे, छ से पहले चा लगाएंगे और छंद हो जाएगा स्वच्छंद। कोई परिवर्तन नहीं है, बस आपको छ से पहले चा लगाना है कि अगर ह्रस्व दीर्घ स्वर के बाद अगर छ आया है तो छ के पहले चा लगा देंगे और कुछ नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं अगले नियम पे। अगले नियम पे हम बात करेंगे तो दिया है अगर माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन अभी हमने आपको बताया या, रा, ला, व आता है या ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, शा, सा, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। ये याद रखिएगा। ऊष्म व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी 4 होते हैं। तो हमने क्या कहा, अगर माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आता है तो माँ किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार यानी कि यली बिंदी, अंकी बिंदी में बदल जाएगा। ओके, तो माँ यहाँ पर किस में बदल जाएगा? माँ बदल जाएगा अनुस्वार में। तो सीधे सीधे एक बार और देखते हैं कि अगर माँ के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आता है तो माँ बदल जाता है अनुस्वार में। तो उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे। जैसे सम प्लस सार लिखा है। ओके, सम प्लस सार लिखा है तो देखिए माँ के बाद क्या आया है? माँ के बाद क्या आया है? ऊष्म व्यंजन आया है, सा है ऊष्म व्यंजन, तो सम प्लस सार तो यानी कि हो जाएगा संसार। ये सारे उदाहरण आपके लिए जरूरी बनेंगे। सम प्लस योग, देखिए यह आया है इसके बाद अंतस्थ व्यंजन माँ के बाद तो संयोग हो जाएगा। फिर बात करेंगे सम प्लस शोधन। क्या लिखा है? सम प्लस शोधन, तो सा लिखेंगे, सा पे अंकी बिंदी लगाएंगे, माँ की जगह माँ हटा के हम उसके पहले वाले वर्ण पे अंकी बिंदी लगा देंगे और शोधन जैसे का जैसे लिखा है वैसे का वैसे हम लिख देंगे। तो ये सारे नियम आपके, इस नियमों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम प्लस वाद यानी कि संवाद। तो ये हो गया आपका नियम नंबर 4, आपको कंफर्म हो गया होगा। फिर देखते हैं नियम नंबर 5 को। इसमें दिया है कि छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर, ओके, छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर उसके बाद कोई भी स्वर के आगे अगर ये वाला सा आ जा रहा है, कौन सा सा है? ये दंत सा आ जा रहा है, तो वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये जो सा है आपका, ये इस सा में परिवर्तित हो जाएगा। ये याद रखिएगा। बस केवल छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर आ रहा है और उसके बाद क्या आ जा रहा है? ये वाला सा आ जा रहा है, तो ये मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि उदाहरण में हम देखते हैं, लिखा है अभी प्लस से एक, कुछ नहीं करना है, इस सा को परिवर्तित कर देना है, तो अभी प्लस से एक, ये वाला सा हो जाएगा मूर्धन्य सा में परिवर्तन। बस ये हम लिख देंगे अभिषेक, कुछ नहीं करना है। वी प्लस सम, तो वी लिख देंगे, इस सा को परिवर्तित कर देंगे इस सा में, तो ये हो जाएगा विषम। ओके, तो ये हो जाएगा आपका विषम। फिर क्या? नी प्लस सेध लिखा है, तो नी का नी ऐसे लिखेंगे, इस सा का परिवर्तन कर देंगे इस सा में और सेध, निषेध हो गया और कुछ नहीं है। सु प्लस सुक्त, तो सु लिखेंगे और इस सा का परिवर्तन इसमें कर देंगे, सुसुप्त हो गया। पहले वाले सा का परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको मत परिवर्तित कर दीजिएगा, इसके बाद वाले को करेंगे। ओके, स्वर के बाद वाले को करेंगे। तो ये आपका हो गया 5वां नियम। नियम आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं अगले 6ठे नियम पे आते हैं। इसमें दिया है कि अगर ये मूर्धन्य सा है आपका, तो इसके बाद अगर ता या था आता है तो ता का परिवर्तन हो जाता है टा में और था का परिवर्तन हो जाता है ठा में। ओके, दिया है अगर मूर्धन्य सा के बाद ता या था आता है तो ता का परिवर्तन टा में हो जाता है और था का परिवर्तन हो जाता है ठा में। तो उदाहरण से हम देखते हैं, लिखा है आकृष्ट प्लस ता, तो सिर्फ हमको ये परिवर्तित करना है और कुछ नहीं करना है। ता की जगह टा कर देंगे और था की जगह ठा कर देंगे। तो आकृष्ट लिखा है तो हम आकृष्ट तो यहाँ तक लिखेंगे ही और ता की जगह हम टा कर दिए, आकृष्ट हो गया। दुष्ट प्लस ता, दुष्ट लिखेंगे हम पूरा और ता की जगह हम टा कर देंगे, दुष्ट हो गया। अब देखिए पृष्ठ, हम पृष्ठ पूरा लिखेंगे और था की जगह क्या करेंगे? ठा कर देंगे, पृष्ठ हो गया। इष्ट, तो ई लिखेंगे, आदशा लिखेंगे और ता की जगह हम टा कर देंगे, इष्ट हो जाएगा। और सस और था की जगह हम ठा कर देंगे, षष्ठ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6ठा नियम कि अगर सा के बाद ता या था आता है तो ता की जगह का परिवर्तन टा में और था का परिवर्तन ठा में होता है। तो ये सारे आपके लगभग हमने 6 नियम जान लिया व्यंजन संधि के, और बाकी के नियम हम कल जानेंगे, नहीं तो हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से नोट करिएगा और उदाहरणों को लिखिएगा तो आपके गलत नहीं होंगे। उदाहरण से ही आपकी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी और यहाँ भी आपके उदाहरणों से ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी चीज़ें हम कल कवर करेंगे। तो इन चीज़ों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास अगर अच्छी लगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और देख लीजिए आपको एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, तो अच्छे से इतनी मेहनत लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आप लोग हिंदी के वीडियो पे रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन्हें आती है हिंदी वो भी पढ़ें, वो रिवीजन हो जाएगा। जिन्हें नहीं आती है तो वो तो पढ़ेंगे ही, जिन्हें आती है वो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अब अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।